जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आपका जीएस वॉरियर में। दोस्तों, अभी जो हम जानने का प्रयास करेंगे वह ऊर्जा के कौन कौन से रूप हैं उसे जानने और समझने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, ऊर्जा के विभिन्न रूपों को आइए देखते हैं, वह ऊर्जा का विभिन्न रूप क्या है नहीं है और उनसे संबंधित जानकारी प्राप्त करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले ऊर्जा के बारे में तो हम पढ़ चुके हैं कि ऊर्जा यानी क्या कि काम को करने के लिए, किसी कार्य को करने के लिए जो हम क्षमता लगाते हैं वही आपके लिए ऊर्जा है। यानी कार्य करने की क्षमता, आपकी जो कैपेसिटी है वही क्या हो जाएगा, ऊर्जा होगा। और जिस दर से आप उसमें एनर्जी लगा रहे हैं वही आपका क्या होगा, शक्ति होगा। और हमने यह भी जाना था कि ऊर्जा का मात्रक जूल होता है। दोस्तों, ऊर्जा का अन्य मात्रक इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी होता है। तो आइए जरा और देखते हैं, इससे संबंधित कुछ जानकारी को देखते हैं। ऊर्जा का एक रूप तो होता, वैसे तो बहुत रूप होते हैं। सबसे पहले ऊर्जा के मात्रक के बारे में जान लिए हैं और ऊर्जा का एक फॉर्मूला भी होता है। ऊर्जा का फॉर्मूला होता है E = mc²। दोस्तों, E मतलब तो आप समझ ही गए होंगे, एनर्जी यानी ऊर्जा। और M क्या है, तो M जिस पिंड से या फिर जिस वस्तु से, जिस भी चीज़ से, मतलब उसमें क्या कार्य करने का जो क्षमता हो रहा उसका द्रव्यमान जो होगा वो होगा। और C मतलब हो गया क्या, प्रकाश का वेग। आपको पता होगा कि प्रकाश का वेग 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। यह एक ऊर्जा का फॉर्मूला हो गया, E = mc²। अब दोस्तों, ऊर्जा के एक रूप के बारे में हम देखेंगे, सौर ऊर्जा। तो सर्वप्रथम हम सौर ऊर्जा के बारे में ही देख लेते हैं। सौर ऊर्जा आप भली भांति इस शब्द से ही समझ गए होंगे। सौर ऊर्जा मतलब क्या, सूर्य के द्वारा विकिरित जो ऊर्जा होगी वही क्या होगी, सौर ऊर्जा होगी। हमने यहाँ लिख दिया है सौर ऊर्जा के बारे में कि इकाई क्षेत्रफल पर इकाई समय में लंबवत आपतित सूर्य के प्रकाश की जो ऊर्जा होगी वही सौर ऊर्जा कहलाएगी। क्या बोला हमने कि इकाई क्षेत्रफल पर इकाई समय में लंबवत आपतित सूर्य प्रकाश की जो ऊर्जा होगी वही सौर ऊर्जा कहलाएगी। अब दोस्तों, आपतित मतलब क्या होता है, तो आपतित मतलब हो रहा है कि जिस माध्यम से आ रही हो, चाहे वह प्रकाश की किरण हो या फिर जो भी चीज़ हो। तो यहाँ जिस स्रोत से आ रही है वो होगा आपतित, और आपतित होने के बाद मतलब एक जगह पर टकराने के बाद लौट जाएगी तो वो हो जाएगा परावर्तित। तो आप ध्यान रखिएगा आपतित और परावर्तित में। तो पुनः देख लेते हैं सौर ऊर्जा के बारे में कि इकाई क्षेत्रफल पर इकाई समय में लंबवत आपतित सूर्य के प्रकाश की जो ऊर्जा होगी वही सौर ऊर्जा कहलाएगी। अब दोस्तों, यह जो सौर ऊर्जा जो है इसमें एक सौर स्थिरांक भी होता है। सौर स्थिरांक का मान कितना होता है, तो दोस्तों सौर स्थिरांक का मान होता है 1.4 किलोवाट प्रति मीटर स्क्वायर। 1.4 किलोवाट प्रति मीटर स्क्वायर। अब दोस्तों, यह जो सौर प्रकाश की जो ऊर्जा होगी ये 2 भाग में डिवाइड हो जाएगी सौर ऊर्जा। एक होगा सौर कुकर में उत्पन्न और एक होगा सौर सेल द्वारा उत्पन्न ऊर्जा। तो सौर कुकर जो है उसमें उत्पन्न जो ऊर्जा होगी वो ग्रीन हाउस प्रभाव पर आधारित होता है, और सौर सेल में से जो उत्पन्न ऊर्जा होगी वह प्रकाश वैद्युत प्रभाव पर आधारित होता है। अब आइए देख लेते हैं दोस्तों, जो सौर ऊर्जा जो होगा भारत में, ये जो सोलर एनर्जी जो आती है, सूर्य की जो ऊर्जा आती है कितनी रफ्तार से आती है, मतलब दैनिक जो है इसका प्रतिदिन का जो हिसाब किताब है वो कुछ इस प्रकार से है। 4 से 7 किलोवाट घंटा प्रति मीटर स्क्वायर के हिसाब से भारत में यह सौर ऊर्जा का आने का यह दर है। सौर ऊर्जा के बारे में देख लिए हैं। अब दोस्तों, यहाँ पर देख लीजिए, एक आपका ऊर्जा का रूप है नाभिकीय ऊर्जा। आप लोग नाभिकीय ऊर्जा के बारे में भी कुछ समझते होइएगा। दोस्तों, नाभिकीय ऊर्जा जो है यह 2 भागों में डिवाइड करेंगे नाभिकीय ऊर्जा को। एक करेंगे क्या, विखंडन, और एक करेंगे संलयन। आपको पता होगा विखंडन मतलब क्या, टूटना, विखंडित होना यानी टूटना, और संलयन। तो यहाँ पर पहले देख लेते हैं विखंडन में। दोस्तों, नाभिकीय
विद्युत संयंत्र, नाभिकीय विद्युत संयंत्र से जो विद्युत उत्पादित किया जाता है वह नाभिकीय विखंडन पर ही आधारित होता है। दोस्तों आपको पता होगा कि परमाणु बम, जिसको आप एटम बम कहते हैं, परमाणु बम जो है नाभिकीय विखंडन पर आधारित होता है, जबकि वह सूर्य की जो ऊर्जा होती है दोस्तों, वह सूर्य के द्वारा जो ऊर्जा प्रसारित होती है वह नाभिकीय संलयन पर आधारित होता है। तो यहाँ पर लिख दिया हमने संलयन मतलब सूर्य की ऊर्जा। तो नाभिकीय विखंडन का उदाहरण देख लिया नाभिकीय विद्युत संयंत्र, और जबकि ये नाभिकीय संलयन में देखेंगे हम लोग इसका उदाहरण सूर्य का ऊर्जा तो है ही, और एक हाइड्रोजन बम जो होता है ये होता है, और यहाँ परमाणु बम होता है। अब दोस्तों यह विखंडित होने का इसका दर क्या है, तो 200 इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्रति परमाणु होता है। नाभिकीय विखंडन जो इसमें परमाणु बम का जो विखंडित दर है वह 200 इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्रति परमाणु होता है, जबकि यही हाइड्रोजन बम का जो ये होता है यह कितना होता है संलयन इसका 17 से 21 इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्रति परमाणु होता है। तो ये हमने अभी देखा है नाभिकीय ऊर्जा के बारे में। नाभिकीय ऊर्जा को दो भाग में डिवाइड करके हमने समझा, एक नाभिकीय विखंडन और एक नाभिकीय संलयन। अब आगे देखिए दोस्तों, तो ऊर्जा का एक रूप है पवन ऊर्जा। अब दोस्तों यह पवन ऊर्जा जो है, पवन ऊर्जा वहाँ उत्पन्न होगी जहाँ बड़े बड़े क्षेत्र में पवन चक्कियाँ लगाई हुई रहती है, और वहाँ पवन चक्की जो लगाई रहती है दोस्तों, तो उसमें जो एनर्जी जो उत्पन्न होती है तो उसके पवन का गति कितना होता है, तो उसके पवन का गति होता है 15 किलोमीटर प्रति घंटा। 15 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से उसमें हवा के द्वारा यानी पवन के द्वारा वो ऊर्जा वहाँ उत्पन्न होता है। पवन ऊर्जा के बारे में यदि देखेंगे तो यहाँ आप समझ सकते हैं कि पवन ऊर्जा जो है जहाँ फॉर्म होता है उस फॉर्म में युग्मित मतलब जोड़े में पवन चक्की रहता है, उस पवन चक्की द्वारा उत्पादित किया गया जो ऊर्जा होता है वही पवन ऊर्जा कहलाता है। फिर से देख लीजिए पवन ऊर्जा के बारे में कि पवन ऊर्जा जो है किसी फार्म में युग्मित पवन चक्कियों द्वारा उत्पादित ऊर्जा होती है। ये था आपका पवन ऊर्जा। अब दोस्तों ऊर्जा का एक रूप है महासागरीय ऊर्जा। अब दोस्तों इस महासागरीय ऊर्जा में हम लोग करीब 3 भाग में पढ़ेंगे। महासागरीय ऊर्जा में एक पढ़ेंगे ज्वारीय ऊर्जा, एक पढ़ेंगे तापीय ऊर्जा और एक पढ़ेंगे तरंग ऊर्जा। इसी महासागरीय एनर्जी में आता है। तो सबसे पहले देख लेते हैं महासागरीय ज्वारीय ऊर्जा। दोस्तों आपको पता होगा कि महासागर में या फिर सागर में क्या होता है, वहाँ पर ज्वार भाटा आता है। ज्वार और भाटा दोस्तों यह दोनों अलग अलग शब्द है। आप यह बात ध्यान में मत रखिएगा कि ज्वार और भाटा एक ही शब्द है। ज्वार अलग होता है और भाटा अलग होता है। ज्वार मतलब होता है कि समुद्री लहर द्वारा तरंग द्वारा एक उत्पन्न होता है, तो उससे जल का काफ़ी ऊंचाई तक उठना ज्वार कहलाता है, जबकि कुछ समय के बाद एक निश्चित समय अंतराल पर उस जल का नीचे की ओर गिरना कहलाता है भाटा कहलाता है। दोनों अलग अलग शब्द हैं। तो यह ज्वारीय ऊर्जा देखेंगे तो ज्वारीय ऊर्जा कब उत्पन्न होगी, तो पृथ्वी की एक घूर्णन गति होता है। आपको पता होगा एक होता है परिक्रमण गति, इसको दैनिक गति कहते हैं, और एक होता है परिभ्रमण गति। दोस्तों पृथ्वी की जो घूर्णन गति होगी और चंद्रमा में जो ग्रेविटी होती है, तो पृथ्वी की घूर्णन गति और चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षणीय प्रभाव के कारण ही उत्पन्न होता है ज्वार भाटा। तो उसी से यह ज्वारीय ऊर्जा उत्पन्न होगा। क्या हमने बताया कि पृथ्वी की घूर्णन गति और चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षणीय प्रभाव या फिर उसका शक्ति का जो प्रभाव रहेगा उसी के कारण जो उत्पन्न ऊर्जा होती है वही ज्वारीय ऊर्जा कहलाती है। अब दोस्तों आगे देखेंगे हम ऊर्जा के रूप में एक होगा महासागरीय ऊर्जा में क्या देखेंगे, ये तरंग ऊर्जा देखेंगे। तरंग ऊर्जा देख लीजिए दोस्तों। तरंग ऊर्जा के बारे में देखेंगे तो इसमें क्या होता है, प्रबल पवन द्वारा एक काफ़ी मजबूत सख्त पवन द्वारा जनित प्रभावकारी तरंग होता है। दोस्तों इसी विक्षोभ इसी तरंग के माध्यम से क्या होता है, बड़े बड़े समुद्रों में सागरों में या फिर महासागरों में कहिए तो चक्रवात आता है, जिसको आप साइक्लोन कहते हैं। साल दर साल चक्रवात आते ही रहता है। तो यहाँ जो उत्पन्न होगी, ये जो उत्पन्न ऊर्जा होगी, इसमें जो एनर्जी होगी वह एनर्जी को कहेंगे हम लोग क्या, उस एनर्जी को कहेंगे तरंग ऊर्जा। आप नाम भी सुने होइएगा, फानी चक्रवात, अम्फान चक्रवात, जवाद चक्रवात, बहुत सारे चक्रवात सुने होइएगा, टाइफून चक्रवात। यह जो भी चक्रवात दोस्तों आता है समुद्री तरंग के द्वारा
उत्पन्न होता है। तो इस एनर्जी, इसमें जो एनर्जी जो कार्य करती है वह कौन सी एनर्जी होगी? तरंग ऊर्जा होगी। आप इस प्रकार से महासागरीय तरंग ऊर्जा समझ लिए। अब दोस्तों तरंग ऊर्जा के बाद आप समझिए महासागरीय तापीय ऊर्जा। आखिर क्या है महासागरीय तापीय ऊर्जा? आइए जरा उसके बारे में देखते हैं। दोस्तों यह जो तापीय ऊर्जा महासागरीय होगा तो विभिन्न तल के बीच तापीय भिन्नता जो होती है उसी से जनित जो होता है अमोनियम वाष्प से होता है। ठीक है, क्या बोले हैं? विभिन्न तल के बीच तापीय भिन्नता से जनित अमोनियम वाष्प से जो ऊर्जा उत्पन्न होगी वही क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा आपका ये तापीय महासागरीय तापीय ऊर्जा कहलाएगा। इसमें जो तापीय भिन्नता होगी दोस्तों लगभग 20 किलोमीटर की गहराई पर, 20 किलोमीटर की गहराई पर 20 डिग्री सेंटीग्रेड की भिन्नता होगी। उसी से जो वाष्प उत्सर्जित होगी दोस्तों वह कहलाएगा आपका क्या? महासागरीय तापीय ऊर्जा। दोस्तों आपको पता होगा कि पृथ्वी की गहराई यानी पृथ्वी के गर्भ की ओर जब जाते हैं अंदर तो प्रत्येक 32 किलोमीटर पर 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ते जाता है। यह आपको भली भांति जानकारी होनी चाहिए। तो आपने यहाँ अभी देखा कि ये ऊर्जा के विभिन्न रूपों को, आइए जरा ऊर्जा से संबंधित कुछ और बातों को देख लेते हैं। दोस्तों ये ऊर्जा जो प्राप्त होगा एक जीवाश्म स्रोत से भी प्राप्त होता है ऊर्जा। जीवाश्म मतलब क्या? उसमें जीवों का अंश मौजूद रहता है, जीवांश कहलाता है। अब जीवाश्म स्रोत किससे मिलेगा? जैसे कोयला हुआ, पेट्रोलियम हुआ, प्राकृतिक गैस हुआ। दोस्तों यह जीवाश्म स्रोत है, इसी से एनर्जी प्राप्त होगी। अब दोस्तों यह जीवाश्मी स्रोत, प्राकृतिक गैस जो होगा जीवाश्मी स्रोत का नुकसान पहुंचाता है। प्राकृतिक गैस सब ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है जीवाश्मी स्रोत का। अब जीवाश्मी स्रोत से फायदा क्या है? दोस्तों जीवाश्मी स्रोत से फायदा एक ये है कि इस जीवाश्म स्रोत के अवशेष जो है उस अवशेष से एक बेस्ट क्वालिटी का, एक उत्तम कोटि का खाद्य प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से अभी हमने ऊर्जा के विभिन्न रूपों को और ऊर्जा से संबंधित कुछ बातों को जानने और समझने का प्रयास किया। दोस्तों उम्मीद है कि आपको भी यह बात भली भांति समझ में आ गई होंगी। तो दोस्तों आप इसी तरह हमारे साथ बैक टू बैक बने रहिए और हम भी आपके लिए और भी ढेर सारी एक नई ऊर्जावान की तरह टॉपिक लाते रहेंगे जिससे कि आपको काफ़ी मददगार साबित होती रहेगी। इसी जिस तरह आप दोस्तों अपना ढेर सारा प्यार और सपोर्ट हमें दे रहे हैं उसी तरह देते रहिए और हम आपके लिए तरह तरह की वीडियो लेकर के आते रहेंगे और आपसे मुखातिब होते रहेंगे। दोस्तों पुनः आपसे मिलते हैं हम मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।